मैं आपके साथ आज फिर से आ गया हूँ लेके अपना नेक्स्ट थ्योरम दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम। सो नाउ इन आवर मॉड्यूल नंबर 1 वी विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम। जी हाँ, तो सर्किट एनालिसिस अभी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में देखा। सर्किट एनालिसिस में हम लोगों ने KVL KCL इसको कैसे अप्लाई करना है सर्किट में, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसी बुक्स रेफर करनी है, ये सब कुछ देखा। अब आज हम जाएंगे अपने फर्स्ट मॉड्यूल के ही अगले पार्ट में, और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होते हैं ये थ्योरम, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सर्किट के अंदर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन थ्योरम्स के बेसिक के बारे में। सबसे पहले बेसिकली दो टाइप के हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में अगर बात करूँ आपसे, तो थेवेनिन्स थ्योरम की थोड़े डिटेल में जाएंगे हम लोग, उसके बेसिक स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप होते हैं उसको सॉल्व करने के, किसी न्यूमेरिकल पे अप्लाई करने के, एंड देन इसके अंदर किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, तो उन बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, उन पे अप्रोच सीखेंगे, कुछ एक दो अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे अकॉर्डिंग। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स पे हम जाएंगे, अप्रोच करना सीखेंगे और थेवेनिन्स थ्योरम की बेसिक्स में भी डिटेल में जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, इस थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड, वो इस वीडियो से आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन्स थ्योरम दे आर ऑल द नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स। तो ये बोलने का मतलब क्या है? पहली चीज़, नेटवर्क रिडक्शन बोलने का मतलब है कि जैसा आपने पिछली दो वीडियोस में अगर मेरे देखा होगा, पिछले 2 या 3 वीडियोस में, तो आपने देखा होगा कि मैं KVL KCL अप्लाई करने की बात कर रहा था आपसे। कहीं पे भी मैंने ये आपसे नहीं बोला कि KVL और KCL अप्लाई करके हम इस सर्किट को छोटा कर रहे हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करके कोई दूसरा सर्किट बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया हम लोग क्या किए, उसी एग्जिस्टिंग सर्किट के अंदर लॉज अप्लाई किए और उन लॉज का यूज़ करके हम इंपॉर्टेंट जो भी गिवन क्वांटिटीज थी उसको कैलकुलेट किए। सर्किट वहीं का वहीं था, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ही थी। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी कम करने की बात। यानी क्वांटिटी तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी डेफिनेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करते जा रहे हैं, और उस सर्किट को अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अनदर सर्किट दैट शुड बी इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो थेवेनिन्स सर्किट, तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्किट के सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे कि थेवेनिन्स थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास कोई गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो कि लीनियर बाइलैटरल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप उस नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट वेयर अ वोल्टेज दैट इज थेवेनिन्स वोल्टेज VTH should be connected in series with Thevenin's resistance RTH and these two elements will be connected in series with the load resistance RL। तो आइए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको समझने से पहले सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आप चाहें तो इसको नोट कर सकें और इसे वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल ईजिली आप समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको कि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है थेवेनिन्स थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ आप लोगों के लिए। चलिए आइए इसको मैं रीड कर देता हूँ क्विकली। अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम, एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क कैन बी सिंप्लीफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज must be reduced or can be reduced into a Thevenin's equivalent circuit where the Thevenin's equivalent circuit will consist of the Thevenin's open circuit voltage VTH in series with the Thevenin's resistance RTH along with the load resistance RL। So what is the need of this Thevenin's theorem? Importance क्या है इस Thevenin's theorem का? देखिए खासियत ये है, नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम की जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि उससे आपको अगर एनालिसिस कंडक्ट करना है, आपको क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं, तो बहुत दिक्कत जाने लग जाए। एक पर्टिकुलर ब्रांच से आपको अगर एक क्वांटिटी निकालनी हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो इतने सारे रिपीटेटिव एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और छोटे से एक पोर्शन की वैल्यू चाहिए थी। तो थेवेनिन नाम के जो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरम अप्लाई करके रखा हुआ है अपना। इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को बस उसके 2 क्राइटेरियाज होनी चाहिए, 2 कंडीशंस को फुलफिल अगर कर रहा है कि उसके सारे एलिमेंट्स लीनियर हैं और बाइलैटरल हैं। अगर लीनियर और बाइलैटरल एलिमेंट से बना हुआ कैसा भी नेटवर्क हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों ना उस नेटवर्क की, आप ऐसे किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो उस सिंप्लीफाइड नेटवर्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दिखेंगे आपको? पहला एलिमेंट दिखेगा आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं इसी को, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। उसके साथ सीरीज में लगा हुआ दिखेगा आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, और ये सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे किसके साथ?
लोड रेजिस्टेंस RL के साथ। और जब ऐसा सर्किट आप क्रिएट करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले तो ये सर्किट दिखता कैसा है। इस सर्किट के अंदर जो सबसे पहला आपको VTH दिखेगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं इसी को, कुछ बुक्स में आपको VOC के नाम से मिल जाएगा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से। देन थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH एंड कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस यानी वही रेजिस्टेंस जिसको आपको क्वेश्चन में जिसके अंदर पूछा गया होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है वो कैलकुलेट करो, दैट रेजिस्टेंस इज आवर लोड रेजिस्टेंस। तो जब आप इस सर्किट में रिड्यूस कर देंगे किसी गिवन सर्किट को, इन दैट कंडीशन आप इस सर्किट से करंट निकाल सकते हैं जो लोड रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रही है करंट, जिसको बोलते हैं हम लोग लोड करंट IL। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IL बाय यूजिंग द थेवेनिन्स आइडेंटिटी VTH अपॉन RTH प्लस RL। थोड़ा अगर ध्यान देंगे आप इस इक्वेशन पे तो देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R टोटल, दिस इज एंटायरली अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले उस सर्किट की ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कर क्या रहे हैं हम, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। किसी भी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जो लीनियर और बायलैटरल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनटू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, और वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ लोड करंट बाय यूजिंग दिस गिवन आइडेंटिटी। तो आइए अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को कि थेवेनिन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आपको अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए जो अप्लाई करते हुए आप थेवेनिन्स थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले स्टेप फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम के सारे स्टेप्स, वो सारे बेसिक स्टेप्स जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम के सारे स्टेप्स क्विकली एक बार आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ जल्दी से। शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। किसी भी सर्किट में सबसे पहला काम तो ये होता है अप्रोच करने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कौन सा एलिमेंट है लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस RL। स्टेप नंबर 2, remove the load resistance and calculate the open circuit potential across the two open ends। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। VTH कैलकुलेशन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आएगा वो ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। क्यों रिमूव करना पड़ता है लोड रेजिस्टेंस को? तो भाई इसका आंसर ये है कि आप देख सकते हैं हमको यहाँ कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ VTH विच इज़ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। और वोल्टेज का जरा सा आप डेफिनेशन याद कर लें अगर थोड़ा सा, तो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब आप उस एलिमेंट को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो 2 पॉइंट्स कहाँ से क्रिएट होंगे। तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट ये है कि लोड रेजिस्टेंस की अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि लोड रेजिस्टेंस को हटाइए वहाँ से। उस लोड रेजिस्टेंस को जब आपने हटाया तो 2 पॉइंट्स क्रिएट हो गए। उन्हीं 2 पॉइंट्स पे जो भी पोटेंशियल होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। यही कारण है कि हमको वहाँ से उस रेजिस्टेंस को हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको वोल्टेज निकालना है। अदरवाइज अगर हमको सिर्फ वहाँ करंट निकालना होता तो हटाने की जरूरत नहीं थी, हम उस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते विद अ शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच, तो हम लोग उस सेक्शन की करंट निकाल सकते थे। बट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। Therefore, in order to calculate this voltage, we need to remove the load resistance and leave that point open। उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आवर VOC या VTH। ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, इसी को VTH भी बोलते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू अवर स्टेप नंबर 3 जहां लिखा हुआ है अगेन रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिव सोर्सेज का क्या काम, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कोई काम नहीं है वहाँ पे। किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी जरूरत है? उन एक्टिव सोर्सेज के इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत है वहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पहले भी ये चीज़ सीखा हुआ है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी सर्किट में कैलकुलेट करना, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि सभी एक्टिव सोर्सेज की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तो आपको मैं एक बार फिर से वो चीज़ रिवाइज करवाऊंगा, एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि सारे एक्टिव सोर्सेज की इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में कितनी रखी जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप नंबर 3 हमको फिर से लोड रेजिस्टेंस को हटाना है और जितने एक्टिव सोर्सेज हैं सबको रिप्लेस करना है किससे? उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। तो उन एक्टिव सोर्सेज को हटा के वहाँ पे उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लेस करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो सर्किट बचेगा उस सर्किट से हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ RTH। तो अपना स्टेप नंबर 4 इसमें यही लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन एंड्स। तो लोड रेजिस्टेंस को जहाँ से आपने हटाया तब 2 पॉइंट्स मिल गए आपको ओपन एंड्स, इन्हीं 2 ओपन एंड्स पे आपको निकालना है पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 पे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन एंड्स, दिस विल बी द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTh, यही वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी RTh। देन स्टेप नंबर 5, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर द गिवन नेटवर्क। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो गिवन नेटवर्क था, जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था, अब उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। इसके लिए स्टेप नंबर 5 की रिक्वायरमेंट होती है। देन आवर स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट द लोड करंट IL बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। देन लास्ट स्टेप ये होता है हमारा जहां से लोड करंट IL कैलकुलेट करना होता है बाय यूजिंग द थेवेनिन्स आइडेंटिटी VTh अपॉन RTh प्लस RL। तो आइए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है किसी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पे जाएंगे हम, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेटवर्क रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थेवेनिन्स थ्योरम के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े अच्छी और ज्यादा अच्छी वैरायटी की, थोड़ी हायर वैरायटी की क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा आपको। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन जो होगा वो लेके सॉल्व करना बताऊंगा कि ये सारे स्टेप जो लिखे हुए हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है एक सर्किट पे। फिर ग्रेजुअली हम अपना लेवल इसका इंक्रीज करेंगे और देखेंगे और किस किस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, अलग अलग सीन्स पे, अलग अलग सिनारियोस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आइए देख सकते हैं आप सभी, मैंने यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम का पहला क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। आई होप कि आपने जितने स्टेप फॉर सॉल्विंग मैंने बताया हुआ था उन सबको नोट करके रखा होगा और अब आप उसको अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मैं आपके लिए रीड करता हूं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन एज, फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यानी इस गिवन सर्किट में इस 1 ओम रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है वो आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहला चीज, जैसे मैंने आपको जब स्टेप फॉर सॉल्विंग लिखा था तब बताया हुआ था कि जब आप किसी भी सेक्शन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी सर्किट में थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। तो क्वेश्चन में जिसके अक्रॉस कोई डेटा पूछा जाएगा हमेशा वही रेजिस्टेंस होता है RL, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पढ़ के देख सकते हैं कि इसमें पूछा हुआ है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो व्हाट शुड बी RL? RL इज 1 ओम रेजिस्टेंस, वही 1 ओम रेजिस्टेंस हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप नंबर 1, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमको एक सिस्टमैटिक अप्रोच का भी ध्यान रखना है। थेवेनिन्स थ्योरम में बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो हर क्वेश्चन में 5 सर्किट डायग्राम आपको दिखेंगे, इजीली आपको 5 सर्किट डायग्राम दिखेंगे। मैं बताते जाऊंगा आपको कब कब कैसे कैसे सर्किट आपको बनाने हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इलेबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा सर्किट डायग्राम आपको दिख जाएंगे, वो आपको इलेबोरेट करके एक एक स्टेप वाइज समझाने के लिए मैं ऐसा करूंगा। लेकिन यूजुअली आप नॉर्मली भी अगर थेवेनिन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको 5 सर्किट डायग्राम तो दिख ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सर्किट डायग्राम जो आपने इसको बनाया हुआ है, इसके आगे शुरू करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम में स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई RL। लिख सकते हैं RL इज 1 ओम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। RL की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि लोड रेजिस्टेंस कितने ओम का है। चलते हैं सेकंड स्टेप पे। इन आवर सेकंड स्टेप इट इज रिटन एज, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज VTh फॉर द 2 ओपन एंड्स। तो एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं RL को। सो नाउ आई विल राइट इट एज रिमूविंग RL। एक नया सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, देखते हैं RL को रिमूव करने के बाद ये सर्किट कैसा बनता है। तो मैंने अब यहां से लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते जा रहा हूं मैं यहां से और एक नया सर्किट ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज आवर 2 एम्पियर सोर्स एंड दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट सोर्स, देन इसके बाद 5 ओम रेजिस्टेंस। लेकिन इसके आगे वाली जो ब्रांच है इसको हमने रिमूव कर दिया यहां से। सो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया। सो अब हमारे पास 2 ओपन पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स की आप नेमिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पॉइंट A, पॉइंट B, और ये रिमेनिंग सेक्शन में से पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमको। दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आवर थेवेनिन्स पोटेंशियल, या थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं हम इसी को। दिस विल बी आवर VTh विद इन दीज 2 पॉइंट्स। तो यही VTh हमको कैलकुलेट करना है। तो VTh कैलकुलेट करने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने लास्ट टाइम KVL भी पढ़ा हुआ है, KCL भी पढ़ा हुआ है। आप जिस तरीके से चाहे आप अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे KCL अप्लाई कर सकते हैं इन 2 सेक्शंस पे और वहाँ से भी वोल्टेज निकाल सकते हैं।
आप चाहें तो KVL भी अप्लाई करके वोल्टेज की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जनरली KVL से पढ़ाना प्रेफर करता हूं क्योंकि वो थोड़ा उससे ज़्यादा इजी पड़ता है। अपना अपना अप्रोच होता है हर किसी का। आप चाहे तो KCL से बना सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। देखिए KCL से तो आप बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है इन दोनों सेक्शंस पे बनाना, लेकिन KVL से बनाने में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट जाता है, किसी को साइन कन्वेंशन की दिक्कत ज़्यादा जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं KVL से ही बनाऊँ सारे क्वेश्चन को, सो दैट अगर आपके माइंड में साइन कन्वेंशन कैसा लेना है उसको लेकर प्रॉब्लम जा रही होगी तो वो उस चीज़ से क्लियर हो जाए। तो इस पे KVL से अगर मैं अप्रोच करूं तो पॉइंट A से B तक सबसे पहले मुझे एक पाथ चाहिए जो A से B तक की सर्किट को कंप्लीट करे, और उस पाथ में जितने एलिमेंट्स होंगे सबको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है मुझको। तो सबसे पहले अगर मैं पाथ की बात करूं तो पॉइंट A टू B वी आर हैविंग अ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड देन डायरेक्टली वी आर हैविंग पॉइंट B। तो अगर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो पॉइंट A टू B वी आर हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन दिस पाथ, तो इसी को कन्वर्ट करना सबसे ईजीएस्ट पार्ट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से जाएं, आप चाहें तो इस सेक्शन से भी जा सकते हैं। ज़्यादा इजी हमको इससे पड़ेगा तो हम 5 ओम से ही जाएंगे, क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट आप करेंगे एक ही सिंगल एलिमेंट है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है ये। अगर आपको इस 5 ओम रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट अ वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज ड्रॉप में दो चीज़ की क्वेश्चन है, दो चीज़ की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि वोल्टेज ड्रॉप जब बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन कैसा रखेंगे, पॉजिटिव कहाँ ड्रॉ करना है, नेगेटिव कहाँ ड्रॉ करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका क्विक सा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको ओम्स लॉ पता है तो आप इजीली वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज टू I इंटू R। अगर आपको R की वैल्यू की जगह 5 ओम पुट करेंगे और करंट इस ब्रांच की आपको कोई बता दे तो ईजिली आप उस पॉइंट की वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग इस ब्रांच की करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने से पहले एक काम करते हैं कि अगर मैं KVL से अप्रोच करने वाला हूं तो सबसे पहला काम मैं ये कर लूंगा कि मैं मैश एनालिसिस कर लूंगा। तो एक्चुअल में अप्रोच क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया। दूसरा अप्रोच क्या होना चाहिए आप लोगों का? लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद जितने मैश बचते हैं सब में मैश एनालिसिस कर लीजिए। तो यहाँ मेरे पास दो मैश बचते हैं, मैश एनालिसिस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अप्लाइंग KVL इन दीज टू मैशेस, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने करंट अज्यूम कर लिया। आप चाहें इसको उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा मैंने अपने वीडियो में पहले बताया हुआ है। यह एंटायरली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप जैसा चाहें इसको अज्यूम कर सकते हैं, बस जो भी अज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म रखिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर रहे हैं वो भी यूनिफॉर्म रखिए। फिलहाल अगर मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया तो मैश 1 में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखिए यहाँ डायरेक्टली करंट सोर्स की वैल्यू गिवन है। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I1 सीधे सीधे मिल गया, इसके लिए कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। फॉर आवर मैश नंबर 2 वी विल राइट द इक्वेशन एज +10 for this source of EMF, then -10 I2 minus I1 and then -5 I2 इक्वल्स टू 0। इसके लिए इक्वेशन बना लिया मैंने। चूंकि I1 की वैल्यू पहले ही पता है 2 एम्पियर, उसको पुट कर दूंगा तो I2 की वैल्यू इसी सेम इक्वेशन से निकल के आ जाएगी। सॉल्व कर देते हैं थोड़ा और। तो -10 I2 -5 I2 इज इक्वल टू -15 I2, -10 और -I1 ये हो गया +10 I1 इज इक्वल्स टू -10। देन इसके बाद I1 की वैल्यू 2 एम्पियर्स पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो दिस होल थिंग विल बिकम +20, इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो दैट विल बिकम -20। तो इसको डायरेक्टली लिखा तो -15 I2 इज इक्वल टू -10 -20। कंबाइन करके अगर एक साथ लिख दें दोनों को तो दिस इज -30, तो -30, ठीक है। सो I2 इज इक्वल्स टू 30/15, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई हमारे पास। देख सकते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट इज I2, यही चाहिए था हमको, ये निकल के आ गया। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ वी आर हैविंग I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर और I1 की वैल्यू पहले ही पता थी, ये भी 2 एम्पियर था। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब हमको चाहिए यहाँ पे अगर हम VTH निकालना चाहते हैं तो A से B तक जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। A से B तक जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर से कुछ करंट जा रही है, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो साइन कन्वेंशन कैसा होता है? दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ये साइन कन्वेंशन हमको यहाँ पे भी मिलना चाहिए अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो देख लेते हैं करंट कौन सी जा रही है इसके अंदर। करंट इज I2 करंट। ये I2 करंट जिस पॉइंट पे एंटर कर रही है, तो देख सकते हैं आप यहां से होते हुए ये I2 करंट इस पॉइंट पे एंटर कर रही है इस रेजिस्टेंस में। तो जिस पॉइंट पे ये करंट एंटर करती है दैट पॉइंट शुड बी ऑन अ हायर पोटेंशियल।
जहाँ से ये लीव कर रही है दिस पॉइंट शुड बी ऑन लोअर पोटेंशियल, तभी हम वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं यहाँ से। और वोल्टेज ड्रॉप तो बिल्कुल होना ही होना है इसके अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस है। सो इस वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन के हिसाब से हमको पता चल गया कि इसके अंदर जो पोटेंशियल बनेगा वो वोल्टेज ड्रॉप कैसा दिखेगा, उसकी पोटेंशियल कैसी बनने वाली है। और एक काम करते हैं, जो नया वोल्टेज इक्विवेलेंट हम बनाने वाले हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो नया वोल्टेज इक्विवेलेंट एक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले VTH। VTH भी भाई एक वोल्टेज है तो डेफिनेटली उसकी भी कुछ पोटेंशियल होगी, कहीं हायर पोटेंशियल होगी कहीं लोअर पोटेंशियल होगी। ड्रॉ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे। दिस इज पॉइंट A एंड B। नाउ फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सेम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी। ठीक, अब एक ही चीज बच गया कि इस पॉइंट की पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा थिंग है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है आपको, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। सिंपली आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, करंट इस सेक्शन के अंदर से जा रही है I2 दैट इज 2 एम्पियर। करना कुछ नहीं है, वोल्टेज निकालने के लिए 2 इंटू 5 कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ पे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल ड्रॉप इज 10 वोल्ट्स। और अब VTH निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो VTH निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म करना है आपको, इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वेशंस बना लेना है आपको। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो इसको लिखूंगा मैं -VTH प्लस 10 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर VTH इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। सो दिस इज आवर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना था RTH, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। इसके लिए क्या लिखा हुआ था स्टेप में, एक बार आप चाहे तो क्विकली पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ था कि अगेन रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी एक बार फिर से आप रिमूव कर दीजिए लोड रेजिस्टेंस को, एक नया सर्किट ड्रॉ करिए, लेकिन वहाँ जितने भी एक्टिव सोर्सेज हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि एक्टिव सोर्सेज यानी कौन कौन से सोर्सेज और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली क्या होती है। तो एक्टिव सोर्सेज बेसिकली वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपने पहले भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि जहाँ भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आते हैं उसकी आइडियल कंडीशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं और तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी सर्किट का। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले तो आपको एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। वोल्टेज सोर्स always has an internal resistance of 0 ohms and therefore it is replaced with a short circuited branch। अगर आपके सर्किट में कहीं वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और आपको उसको रिप्लेस करना है उसकी इंटरनल इंपीडेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम जानते हैं कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है 0 ohms और इसी कारण से हम इसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप सिंपली ब्रांच को क्लोज कर दीजिए वहाँ से। नेक्स्ट इज करंट सोर्स। करंट सोर्स अगर किसी सर्किट के अंदर है तो इंटरनली उसकी रेजिस्टेंस या इंपीडेंस को बोला जाता है इनफाइनाइट इंटरनल इंपीडेंस एंड देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट ब्रांच। इसी कारण से हम इसको ओपन सर्किट ब्रांच से रिप्लेस करते हैं। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अभी इसको लिख सकते हैं, अभी चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। Voltage source internal resistance 0, therefore it can be replaced with a short circuited branch. Current source internal resistance infinite, therefore it can be replaced with a open circuit branch. तो अब यही सेम चीज करते हुए मैं एक नया सर्किट ड्रॉ करूंगा जहां पे लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया जाएगा और सारे एक्टिव सोर्सेस को रिप्लेस किया जाएगा उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से फॉर दिस गिवन सेम सर्किट। सो अगेन रिमूविंग RL and replacing all the active sources by their internal resistance। तो यही करने वाले हैं हम अभी। इसी सेम सर्किट को मैं ड्रॉ करूंगा आपके सामने, लेकिन इसके सारे एक्टिव सोर्सेज रिप्लेस हो जाएंगे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से और लोड रेजिस्टेंस को हटा के जो 2 ओपन पॉइंट मिलेगा वहीं पे कैलकुलेट होगा RTH। तो आइए चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसे भी। इस सर्किट में सबसे पहला एलिमेंट दिख रहा है वहां से 2 एम्पियर का करंट सोर्स, और करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट। तो मतलब इस पॉइंट को हमको ओपन छोड़ देना है, ओपन सर्किट छोड़ना है, यहाँ कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद हमको दिखा 10 ओम का रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, उसके नीचे बना हुआ है 10 वोल्ट का सोर्स। हम लोग जानते हैं वोल्टेज सोर्स अगर ये है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है 0, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे,
शॉर्ट सर्किट ब्रांच से, तो शॉर्ट कर देते हैं इस ब्रांच को। एंड देन इसके ठीक सामने लगा हुआ एक 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस, और चूंकि लोड रेजिस्टेंस तो पहले ही रिमूव कर रखा है और यहीं पे हमको कैलकुलेट करना है RTH या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। तो सर्किट को आप सिंपली देख सकते हैं, ये पोर्शन पूरा डिस्कनेक्टेड है, ओपन है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको ड्रॉ करें या ना करें एक ही बात है। 10 ओम इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल विद 5 ओम, तो 10 पैरेलल टू 5 बस करना है हमको RTH निकालने के लिए। सो वी कैन राइट इट एज RTH इज इक्वल टू 10 पैरेलल टू 5, RTH इज इक्वल टू 10 पैरेलल टू 5। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5। आप 1/10 प्लस 1/5 कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम कभी कभी ये जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं हड़बड़ी में कि रेसिप्रोकल भी लेना है, वो वैल्यू 1/r की है ना कि डायरेक्टली r की है, तो उसको 1/r करना भूल जाते हैं लोग कई बार। तो वैसा कुछ कन्फ्यूजन ना हो, आप डायरेक्टली R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर सकते हैं, उसी का जनरलाइज्ड फॉर्म है ये भी, कोई अलग चीज़ नहीं है। इससे करने से बस प्रॉब्लम सॉल्व ये हो जाती है कि आपको रेसिप्रोकल बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 दैट इज 50 अपॉन 15, इससे वैल्यू मिली 3.33 ओम्स। सॉल्व कर दिया, RTH की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ वी कैन राइट इट एज RTH इज इक्वल टू 3.33 ओम्स। यही इक्विवेलेंट सर्किट है इस पर्टिकुलर पोर्शन का। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ आ चुका है, VTH आ चुका है, RTH की वैल्यू आ चुकी है। सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि जब आपने VTH और RTH कैलकुलेट कर लिया, देन यू हैव टू ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट। क्यों? सो दैट कि आप बता सकें कि इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आपने सिंप्लीफाई किया थेवेनिन्स नेटवर्क में। तो ड्रॉ कर लेते हैं। सो नाउ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दिस VTH जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विथ RTH जिसकी वैल्यू है 3.33 ओम्स along with the series combination और series connection of RL जिसकी वैल्यू है 1 ohm, and from this circuit now we will be calculating the value of load current IL by using the Thevenin's identity। तो यहाँ से इस सर्किट से कैलकुलेट कर लेते हैं IL by using the identity VTH upon RTH plus RL। इसी के अंदर बस करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है हमको। तो VTH की वैल्यू 10, RTH की वैल्यू 3.33 और RL की वैल्यू 1, and from this circuit we will get the value of IL as 2.31 amperes, and this is our final answer। यही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी यहाँ से। तो देख सकते हैं आप थेवेनिन्स थ्योरम में एक एक इंडिविजुअल स्टेप को कैसे सीक्वेंशियली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात कहाँ पे थी, साइन का ध्यान रखना है आपको, कैसे साइन अप्लाई करना है, कैसे डायरेक्शन देखते जाना है, हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होती है तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव लगाना है उसका ध्यान रखना है आप लोगों को, और स्टेप वाइज आप सॉल्व करते जाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है ये, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ ये बिल्कुल एलिमेंट्री वैरायटी है, जिसके अंदर जब आपने ऐसा ये VTH निकालने का स्टेप लगाया तो एक ही करंट जा रही है इस रेजिस्टेंस के अंदर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलूँगा, इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे है, लेकिन उसकी खासियत क्या रहेगी कि वहाँ पे एक से ज़्यादा करंट सोर्स यानी दो इंडिविजुअल मैश करंट्स उसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर से जाती हुई दिखेंगी, और उस कंडीशन में कैसे साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, कैसे साइन कन्वेंशन लगाना है, वहीं पे कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँ वहाँ पे ताकि उस चीज़ को भी हम क्लियर कर सकें। तो फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं थेवेनिन थ्योरम मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है इस क्वेश्चन पे, एक एक स्टेप वाइज आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में बना के देख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जहां मैं थोड़ा सा इससे और एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम का ये क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन था, जहाँ पे बेसिक अप्रोच हम लोगों ने करना सीखा और जितने भी सारे जो स्टेप फॉर सॉल्विंग हम लोगों ने लिख कर रखा हुआ था उन सबको अप्लाई करना सीखा। ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, एक पॉइंट पे बताऊंगा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि क्वेश्चन रीड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू 50 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। ये रहा 50 ओम रजिस्टर, इसके थ्रू करंट निकालने को बोला हुआ है
बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। तो अप्रोच हमारा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा अभी तक करते आए हैं, जैसा अपन ने स्टेप फॉर सॉल्विंग में सीखा हुआ है। क्वेश्चन क्यों खास है बताऊंगा बीच में। शुरू करते हैं सबसे पहले अप्रोच से, सबसे पहले आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो देखते हैं अपने स्टेप नंबर 1 में हम लोग जानते हैं ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप नंबर 1 वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। तो इस क्वेश्चन में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वैल्यू निकालने को बोला जाए वही रेजिस्टेंस होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस। आते हैं सोल्यूशन पे। इन आवर सोल्यूशन फर्स्ट थिंग दैट वी विल राइट इज दैट वैल्यू ऑफ RL इज 50 ओम। सबसे पहले RL को आइडेंटिफाई कर लिया 50 ओम। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, रिमूव द RL को अब रिमूव करना है, एक नया सर्किट ड्रॉ करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं RL को। क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि हमको VTH की वैल्यू चाहिए, दैट इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। सो नाउ रिमूविंग RL टू कैलकुलेट VTH। तो मैं आपको एक नया सर्किट बना के दिखाता हूं कि ये RL को रिमूव करने के बाद ये कैसा दिखेगा। ये सर्किट अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अब कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा। ये RL को मैंने रिमूव कर दिया, दो ओपन पॉइंट्स उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर एज दिस इज आवर रिमेनिंग सेक्शन of 20 volt, then this is our 10 ohm resistance, this 20 ohm resistance, similarly this 20 ohm and this 25 ohm। RL को रिमूव कर दिया तो दो पॉइंट मैंने बना दिया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि KVL के से ही क्वेश्चन बनाऊँ, सो दैट कि अगर आपको साइन कन्वेंशन की दिक्कत जा रही है तो वो आप क्लियर कर सको। KCL से आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो क्वेश्चन को आप KCL अप्लाई करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि अब आप इस पे KVL कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसका VTH कैलकुलेट करेंगे। सो अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि व्हाट शुड बी VTH शुड बी द वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इसी को VTH बोलते हैं। यही कैलकुलेट करके निकालना है हमको। अप्रोच हमारा कौन सा है? KVL का अप्रोच है। तो KVL के अप्रोच के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले VTH भी फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी मैशेस हैं और उन मैश की इंडिविजुअल करंट्स कितनी है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखते हैं लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद कितना मैश बचा हुआ है सर्किट के अंदर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड रेजिस्टेंस देयर आर ओनली 2 मैशेस प्रेजेंट इन द सर्किट। सो नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं करंट असाइन कर दूं तो ये दो मैशेस दिखती हैं मुझको। फर्स्ट मैश करंट I1, सेकंड मैश करंट I2। दो मैश मिल गई, दोनों मैश में मैंने करंट भी असाइन कर दिया I1 एंड I2। बस अब करना ये है कि मैश एनालिसिस करना है और इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकालनी है। चलिए मैश एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा चीज़ है इसमें मैश एनालिसिस करना। इक्वेशन बनाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली इक्वेशन बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में इसी के साथ साथ आपको एक शॉर्टकट भी मिल जाएगा कि आप अगर KVL के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्विकली आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट के फॉर्म में अगर बनाना है जल्दी जल्दी, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर आवर मैश नंबर 1 मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे अप्लाइंग KVL इन मैश 1। अब मैश 1 के सारे एलिमेंट्स का टोटल कर देते हैं, एक काम करते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को छोड़ के सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। 20 and 1 10, सॉरी 20 and 10 दैट इज 30। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा -30 I1 प्लस जितने एलिमेंट शेयर होते हैं दूसरे मैश के साथ, दैट इज 20 and 10 30 I2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट में अगर मैं इक्वल टू के इस साइड लिखता तो मैं लिखता +20, इक्वल टू के दूसरे साइड जब भेजा तो दिस सेम थिंग विल बिकम -20 और डायरेक्टली मिल गई इक्वेशन 1। तो अगर आपका KVL का कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप इस शॉर्टकट पे भी जा सकते हैं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको एक एक स्टेप पूरा लिखते हुए कि 20 I1 - I2 10 I1 - I2 ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप उससे भी बना सकते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इससे पहले वाला स्टेप भी चाहते तो लिख सकते थे, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हुए मिल गया पहला इक्वेशन। चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ I1 मैश से कौन कौन शेयर हो रहा है, 10 and 20। तो मैं सीधे लिख दूंगा सबसे पहले 30 I1, देन इसके बाद मैश 2 के अंदर के सारे एलिमेंट्स दैट इज 10 and 20 30, 30 and 20 50 and 20 75 I2, ठीक है। तो इन चारों एलिमेंट्स का मैंने सम कर दिया, 25 20 20 और 10, 75 I2 मिल गया। इक्वल्स टू कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है यहाँ पे तो इक्वल्स टू 0 लिख लिया यहाँ पे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए डायरेक्टली मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया तो उससे क्या हो गया कि टाइम भी थोड़ा कंज्यूम होने से बच गया,
स्टेप्स थोड़े रिड्यूस हो गए और अप्रोच हमारा बिल्कुल सिस्टमैटिक दिख रहा है। तो आप थोड़ा केवीएल जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली आप भी ऐसा बनाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली बन जाएगा ये। तो डायरेक्टली अपन ने इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ I1 एज 1.11 एम्पियर एंड इसी मैश से ज़रा वैल्यू ऑफ I2 कैलकुलेट कर लिया तो 0.44 एम्पियर की वैल्यू मिल गई I1 एंड I2 की। तो इस मैश से I1 I2 हम लोगों ने देखिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए I1 I2 की वैल्यू को मार्क कर लेते हैं, इसी पे हमको फोकस्ड रहना है। अभी देख के पता चल रहा है हमको कि यहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2। देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। So now again I will be drawing another circuit for VTH that will be the equivalent circuit। तो सबसे पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं A से B तक अप्रोच अपना सेट कर लूँ कि मैं किस पाथ से होते हुए A से B तक पहुँचने वाला हूँ। सो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सारा कुछ बना रहा हूँ, तो मैं A से B अगर क्लॉकवाइज प्रेफर करूँ तो मेरा पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस एंड देन सेकंड एलिमेंट शुड बी दिस 20 ओम रेजिस्टेंस एंड देन माय सर्किट विल बी कंप्लीटेड ऑन पॉइंट B। आप चाहें तो पॉइंट A टू B आप इस पाथ से भी जा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच, बिल्कुल सही है। वहाँ से भी आपको बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट का भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर से। आप चाहें तो बिल्कुल इससे अलग आप इस सेक्शन से भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। सो नाउ फॉर आवर नेक्स्ट अप्रोच फॉर A टू B, ये पाथ अगर मैंने कंसिडर किया तो VTH कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहला काम मैं करता हूँ, VTH को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। तो पॉइंट A और B के बीच में मैंने VTH का साइन कन्वेंशन बना लिया है। दिस इज़ आवर पॉइंट A, दिस इज़ आवर पॉइंट B, दिस इज़ आवर VTH। दिस इज़ इमेजिनरी, अपने मर्जी से मैंने अज्यूम करके ऐसा साइन कन्वेंशन लिया है। आप इसका उल्टा साइन कन्वेंशन भी ले सकते थे, ठीक है, जस्ट वैल्यू आपकी नेगेटिव में रहेगी और एट लास्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से VTH की वैल्यू दिख गई मुझे। अब पॉइंट A से जब मैं आगे बढ़ा तो पहला एलिमेंट मुझे दिख रहा है 10 ओम का रेजिस्टेंस, लेकिन इस बार पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस था 5 ओम का, वहाँ एक ही करंट जा रही थी I2, यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से आप देख सकते हैं दो करंट जा रही है। द फर्स्ट करंट इज I1 करंट, जो कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे जा रही है, ये इसके फ्लो होने की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में I1 करंट जा रही है। एंड द सेकंड करंट इज I2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2 फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ये अप्रोच है। सो दिस इज I2, दिस इज I1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की करंट जा रही है। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसकी रिजल्टेंट करंट कैसे निकालें 10 ओम की। तो रिजल्टेंट करंट निकालना बिल्कुल सिंपल है, आप लिख सकते हैं I डैश इज इक्वल टू I1, क्योंकि I1 बड़ा करंट है तो I1 माइनस I2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कंपेयर किया कि इस ब्रांच से जाने वाली करंट्स में से ग्रेटर करंट कौन सी है। अगर I2 ग्रेटर रहता तो I2 माइनस I1 लिखते। फिलहाल इस क्वेश्चन में I1 ग्रेटर है इसलिए I1 माइनस I2 लिख दिया। सो I1 माइनस I2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ज़रा देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है हमको। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग I1 माइनस I2 वी गेट I डैश इज इक्वल टू 0.66 एम्पियर। ये 0.66 एम्पियर जो है ये इस ब्रांच का रिजल्टेंट करंट है। ये रिजल्टेंट करंट निकाल रखा है हम लोगों ने। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा सर्किट फ्रेम करना और वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना। तो चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का भी मैं आंसर कर दूं आप लोगों के। जो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा कि जब रिजल्टेंट करंट तो निकाल लिया, वोल्टेज में चलो कन्वर्ट भी कर लेंगे उस करंट को 10 ओम से मल्टीप्लाई करके, बट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाएंगे हम वहाँ पे। जो नया वोल्टेज ड्रॉप हम बनाएंगे उसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो नया वोल्टेज बना रहे हैं उसमें करंट कौन सी रिजल्टेंट करंट है, I डैश, किसके डायरेक्शन में रहेगी, I1 के डायरेक्शन में, क्योंकि I1 इज ग्रेटर। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1 इस पॉइंट पे एंटर करता हुआ, तो हमको पोलैरिटी किसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, I1 के अकॉर्डिंग, जो ग्रेटर करंट है उसके अकॉर्डिंग। तो I1 कहाँ एंटर कर रही है वो देख लीजिए, इस पॉइंट पे एंटर कर रही है, दिस पॉइंट शुड बी ऑन हायर पोटेंशियल। जहाँ से लीव कर रही है दिस पॉइंट शुड बी ऑन लोअर पोटेंशियल। तो ये यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बनती है। जो ग्रेटर करंट उसके हिसाब से पोलैरिटी आप बनाएंगे। तो सेम पोलैरिटी को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। तो अब मैं इसकी पोटेंशियल ऐसी बनाऊंगा जैसा हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 10 इंटू I डैश, यानी 0.66 इंटू 10, दैट इज 6.66 वोल्ट्स। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में
नेक्स्ट एलिमेंट इज 20 ओम। 20 ओम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक ही करंट जा रही है इसके अंदर से, तो बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। I2 करंट जा रही है, ये जिस पॉइंट पे एंटर कर रही है वहाँ प्लस, जहाँ से ये करंट लीव करती है उस पॉइंट पे आपने बना दिया नेगेटिव। तो इसकी पोलैरिटी भी मिल गई है, बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको इसकी। ये हो गई इसकी पोलैरिटी। अब 20 ओम करंट है I2 यानी 0.44 एम्पियर, तो ज़रा इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी मिलेगी हमको। 20 इंटू 0.44 दैट इज 8.88 वोल्ट्स। तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि हम लोगों ने दोनों रेजिस्टेंसेस को वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो वोल्टेज सोर्स नहीं है, एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस थिंग है, दे विल बी शोइंग और रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस देम। अब करना बस ये है कि VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनके रिजल्टेंट के फॉर्म में। तो रिजल्टेंट बना लेते हैं क्विकली। रिजल्टेंट के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो दिस शुड बी प्लस VTH, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन कर रहा हूँ मैं, तो प्लस VTH, देन इसके बाद प्लस 6.66, देन माइनस 8.88 इक्वल्स टू 0। Therefore, VTH should be equals to 2.22 वोल्ट। बिल्कुल इजीली कैलकुलेट होगा VTH, बिल्कुल कोई मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपने पोलैरिटी सही रखा हुआ है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती इसके अंदर। तो यहाँ से VTH निकल के आ गया। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन रिमूविंग RL and replacing all the active sources by their internal resistances, तो मैं अब आपको यही सेम सर्किट इस फॉर्म में बना के बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अब मैं लोड रेजिस्टेंस को हटाऊंगा और सारे एक्टिव सोर्सेज को रिप्लेस करूंगा उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अब ये सेम सर्किट आपको RTH के लिए देखते हैं यहाँ पे कि कैसा दिखेगा। इसी सेम सर्किट में देखिए, सबसे पहले जितने रेजिस्टेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल 20 ओम अपने प्लेस पे रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये। देन आवर 10 ओम रेजिस्टेंस विल स्टिल बी ऑन इट्स प्लेस। 50 ओम रेजिस्टेंस हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया यहाँ से। इन द सेम वे आवर 25 ओम रेजिस्टेंस एंड हियर वी आर हैविंग आवर 20 ओम रेजिस्टेंस, बोथ विल रिमेन इन देयर सेम प्लेसेस। और यहाँ पे देखिए बना हुआ है 20 वोल्ट का सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, और इस ब्रांच को क्लोज कर दिया मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नया इक्विवेलेंट सर्किट। और इसी से हमको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ RTH बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दिस वैल्यू ऑफ RTH विल बी द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे काउंटर किया जाए। अब इसमें से RTH कैसे निकालें, स्टार डेल्टा लगाएं, सीरीज पैरेलल लगाएं, कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच है, एकदम सिंपल सा अप्रोच है। इसी सर्किट को थोड़ा सा आप चाहे तो मॉडिफाई कर लीजिए। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए ये जो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है ये इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन दीज टू पॉइंट X एंड पॉइंट Y। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर से ड्रॉ करूं या इस साइड से ड्रॉ करूं, बोथ विल बी सेम। इसी सेम शॉर्ट सर्किट ब्रांच को मैं चाहूं तो सीधे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस होगा सर्किट के अंदर। तो अब मैं इसी सेम सर्किट को कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूं। 20 ओम, this side we are having 10 ohm, similarly this 25 ohm and 20 ohm। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि अब इस दो पॉइंट को बस आपको शॉर्ट करना है, चाहे कैसे भी आप शॉर्ट करो, तो कर देते हैं। इस दो पॉइंट को मैं ऐसे सीधे सीधे लाइन एक ड्रॉ करके शॉर्ट कर देता हूँ। ये होगा दोनों पॉइंट शॉर्ट। एंड देन व्हाट अबाउट पॉइंट A एंड B, जैसा है उसको एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं उसी पॉइंट पे, बस गेट की तरह मैं इनको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे दो पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। मैंने क्या किया, इसको गेट की तरह ऐसे ओपन करके बाहर ड्रॉ कर दिया। तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, दिस कैन बी पॉइंट A एंड दिस विल बी पॉइंट B। ये बन गया सर्किट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब ताकि आपके देखने के अप्रोच के हिसाब से आप इसको समझ सके कि कहाँ कौन सीरीज़ में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक कर देते हैं। किसी
को किसी और के साथ पैरेलल में सॉल्व करना होता है और गलती से किसी और के साथ सॉल्व हो जाते हैं ये लोग पैरेलल में। तो अब इसमें से देखिए आपको शायद मे बी आपको ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ से कि 10 ओम और 20 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सिमिलरली 20 एंड 25 आर आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इससे भी नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और डायग्राम बताता हूँ, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और बताता हूँ, शायद इससे आपको कुछ समझ में आए। इसी सेम डायग्राम को देखिए मैं और एक तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इफ दिस इज पॉइंट ए, ये हो गया 10 ओम रेजिस्टेंस जो यहाँ बना हुआ था। इन द सेम वे ये हो गया हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस। सेंटर में मैंने बना दिया शॉर्ट सर्किट, तो इस शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि ब्रांच को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया इस पॉइंट से, जबकि दूसरे एंड पे हमारे पास फिर से है 20 ओम रेजिस्टेंस और उसके नीचे लगा हुआ है 25 ओम रेजिस्टेंस। अगेन दोनों ब्रांचेस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ बनता है हमारा पॉइंट बी। ये इसी का सिंप्लीफाइड सर्किट है, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस सर्किट को इस फॉर्म में कैसे बदल दिया, ये ऐसा कैसे दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा आपको कि 10 और 20 पैरेलल है, वैसे ही 20 और 25 पैरेलल है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से। तो चलिए जल्दी से क्विकली अप्लाई कर देते हैं। फॉर RTH इट शुड बी 10 पैरेलल टू 20 इन द फर्स्ट सेक्शन, 10 पैरेलल टू 20 और दूसरे सेक्शन में 20 पैरेलल टू 25 और लास्ट में दोनों का सम कर देंगे तो दैट वैल्यू विल बी RTH। तो सॉल्व कर लेते हैं। 10 पैरेलल टू 20 बिल्कुल इजी सा अप्रोच है। 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 दैट इज 6.66 ओम्स प्लस 20 पैरेलल टू 25 दैट इज 20 इंटू 25 अपॉन 20 प्लस 25। सॉल्व कर लिया इसको तो मिला हमको 11.11 ओम्स। दोनों को ऐड कर लीजिए, वैल्यू ऑफ RTH इज 17.77 ओम्स। पूरा स्टेप वाइज बिल्कुल सॉल्व करना है। इतनी सारी सर्किट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ था आपको। आपको सिंपल सा एक बेसिक सर्किट बनाना है। आप चाहें तो मॉडिफाई करके डायरेक्टली ये सर्किट भी बना सकते हैं या ये सर्किट भी बना सकते हैं। इट इज़ एंटायरली अपॉन यू। अब इसके बाद आपने RTH कैलकुलेट करते हुए देखा, देखिए यहाँ 17.77 ओम्स की वैल्यू मिल गई। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग किया करते हैं, जहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट गिवन नेटवर्क। उस गिवन नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं थेवेनिन्स सर्किट। अगेन इस थेवेनिन्स सर्किट में हमारे पास होगा थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2.22 वोल्ट्स। लिख लेते हैं इसको 2.22 वोल्ट्स। देन इन सीरीज वी आर हैविंग RTH, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट किया 17.77 ओम्स। These two elements are connected in series with the load resistance RL, जो क्वेश्चन के शुरुआत में दिया हुआ है 50 ohms, and from this circuit we will be calculating the value of IL by using the Thevenin's identity। तो Thevenin's identity पे आ जाते हैं जल्दी से। IL is equal to VTH upon RTH plus RL। तो IL is equal to VTH by RTH plus RL, इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो IL will become equal to 0.032 amperes, and this is what the question was all about। इस क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा हुआ था कि हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IL यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। तो IL की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन की खास बात क्या थी? क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें VTH कैलकुलेट करने के समय अप्रोच पे काफ़ी ध्यान देना पड़ा। जब 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में पोटेंशियल्स चाहिए थे, तो उसकी साइन कन्वेंशन कैसे रखनी है, उसमें से करंट कैसे कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करना है, ये इसके अंदर की खास बात थी। दूसरी चीज़ RTH निकालना भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। तो हमको सर्किट को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना, इमेजिन करना आना चाहिए। तो हमारे माइंड में ये चीज़ एकदम क्विक रिस्पॉन्स की तरह आ जाएगा कि इसी सर्किट को हम ऐसे देख सकते हैं। तो जब आपको ये सर्किट ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा तब आप वहाँ से RTH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डील किया हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ आपको डाउट्स आ रहे होंगे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा या कुछ अप्रोच करने में दिक्कत जा रही होगी। तो आई होप कि आपके वो सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपसे थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप
तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपसे सीधे सीधे डायरेक्टली बन जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको इमेजिन करने आपको बोला, उसको इमेजिन करने में टाइम नहीं लगेगा आपको ज़्यादा, आपको क्विकली दिखना शुरू हो जाएगा वो सर्किट ट्रांसफॉर्म होते हुए। तो आने वाले वीडियो में मैं ऐसा ही बात करूंगा आपसे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, जो कि हमारा अगला नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो जल्दी से देख लीजिए। KVL KCL इंपॉर्टेंट पॉइंट से बिना उनके हम ये सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते थे ऐसे, तो आप पिछले वीडियोस भी देख लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर से एक बार नॉर्टन्स थ्योरम लेके इन मॉड्यूल नंबर 1। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।